वशीकरण करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप घर बैठे हैं और आप पे कोई वशीकरण नहीं कर सकता, तो आप एकदम गलत हैं। यू नेवर नो कब आप पे बैठे बैठे कोई भी इंसान वशीकरण कर जाए। ऐसा ही एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है उत्तराखंड का। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप किसी भी अपने नॉन इंसान पे डाउट की नज़र से देखना शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी पहली वीडियो पे इस नए चैनल की इतना प्यार देने के लिए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हमारी पहली ही वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दोगे और पहली ही वीडियो से हम 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस भी कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपका प्यार इसी तरह से बना रहेगा तो जो अभी तक हमारी वीक में सिर्फ एक वीडियो आती है, इस चैनल पे बहुत जल्दी एक वीक में 2 वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। तो ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया उत्तराखंड में रहने वाले सुमित ने। जब ये इंसिडेंट सुमित की फैमिली के साथ हुआ था, उससे पहले तक उसकी फैमिली में 4 लोग रहते थे। सुमित, उसका बड़ा भाई प्रेम और उसके मॉम डैड। सुमित की जो फैमिली थी वो उत्तराखंड के उस विलेज की सबसे वेल्दी फैमिलीज में से एक थी। मतलब उनकी मेन रोड साइड बहुत सारी ज़मीन थी, उस पर बहुत सारी शॉप्स थी और जिनमें से एक शॉप उनकी अपनी भी थी हार्डवेयर की। और इसके अलावा जो बाकी की उनकी शॉप्स थी वो सारी की सारी उन्होंने रेंट पे चढ़ाई हुई थी। मतलब वहाँ से भी अच्छी खासी इनकम जनरेट होती थी। फैमिली में सिर्फ 2 लड़के थे जो कि बारी बारी जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुए, दोनों ने ही अपना हार्डवेयर स्टोर संभाला, क्योंकि वहाँ से अच्छी इनकम जनरेट होती थी। और इसके अलावा वहाँ रश काफ़ी रहता था, जिस वजह से दोनों ही बेटों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहीं पे वो अपने डैड का साथ देते रहे और वहीं से अच्छा खासा पैसा फैमिली को आ भी रहा था, तो बाहर जाने की दोनों को ज़रूरत भी नहीं थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था। फैमिली अभी तक काफ़ी खुश थी, लेकिन देखते देखते जो प्रेम था उसकी उम्र शादी की हो गई थी। फैमिली ने प्रेम के लिए एक लड़की देखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनको कुछ ऑप्शंस आ रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया, ये वेल्दी फैमिली थी काफ़ी, जिस वजह से इनको काफ़ी ऑप्शंस आ रहे थे। लेकिन इसी दौरान फैमिली ने जिस लड़की के घर पे सबसे पहले विजिट करने का प्लान किया, उसका नाम था सरिता। सरिता के घर पे जैसे ही फैमिली विजिट करती है तो वो देखते हैं कि सरिता की फैमिली इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी, या ये कहें कि फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। लेकिन जो सरिता थी वो देखने में बहुत सुंदर थी और वो प्रेम को पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। फैमिली खुद से ही काफ़ी वेल्दी थी, जिस वजह से उनको किसी से भी पैसे की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो पहली ही नज़र में प्रेम ने सरिता को पसंद कर लिया। उसने फैमिली को बता दिया कि वो शादी करेगा तो सरिता से ही करेगा। और दूसरी तरफ फैमिली को भी सरिता काफ़ी पसंद आ गई थी, तो उन्होंने बिना देरी किए बात को आगे बढ़ाया। देखते देखते कुछ ही महीनों में दोनों का रिश्ता भी हो गया और थोड़ा ही टाइम और बीतता है, जिसके बाद दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। ये सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। इनकी फैमिली में पहला ऐसा इवेंट था, पहला ऐसा इतना बड़ा सेलिब्रेशन था जो काफ़ी सालों के बाद हुआ था। सब बहुत खुश थे, सब ने बहुत एंजॉय किया। और इसके बाद का भी जो टाइम था वो बहुत अच्छा जा रहा था। घर पे पहली बहू आई थी, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था। टाइम बीतता है, घर के सारे मर्द जो थे बेसिकली वो अपने स्टोर पे चले जाया करते थे। पीछे सिर्फ सरिता और प्रेम की माँ ही रहती थी। दोनों का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा बन चुका था। देखते देखते थोड़ा समय और बीतता है। लगभग 1 साल के बाद प्रेम के घर पे एक बेटा जन्म लेता है। फैमिली की जो खुशियां थी वो 2 गुनी हो गई थी। मतलब पिछले 1-1.5 साल में उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फैमिली धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। जो एक चीज़ उनको नहीं लगती थी घर पे नहीं थी, वो भी अब उनके घर पे आ चुकी थी। और इससे बड़ी खुशी की बात फैमिली के लिए कोई भी नहीं थी। जो प्रेम की मॉम थी उनका भी अब घर पे मन लगा रहता था। बच्चे के साथ उनका टाइम भी बहुत अच्छे से स्पेंड होता था और सारी की सारी फैमिली इस बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। टाइम बीतता रहता है और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन फैमिली को जो लग रहा था कि सब बहुत अच्छा जा रहा है, ये बहुत अच्छी खुशियों का टाइम आया है, वो कब गम में बदल जाएगा उनको पता भी नहीं था। और इतना बड़ा गम उनकी ज़िंदगी में आने वाला था ये तो उनको आइडिया नहीं था। लेकिन इसके अलावा जो उसके बाद भी भयानक चीज़ें उनके साथ होने वाली थी उसके बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस बच्चे के घर में आने के लगभग 6 महीने के बाद ही रात को अचानक से प्रेम की तबीयत खराब हो जाती है। रश में फैमिली उसको हॉस्पिटल पहुंचाती है, लेकिन वहाँ पे बताया जाता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ था, जिस वजह से उसकी जान नहीं बच पाती। और जो फैमिली पिछली रात तक इतनी ज़्यादा खुश थी, उनको लग रहा था कि जो भी कमियां थी उनके घर पे वो पूरी हो गई हैं, लेकिन अब बहुत बड़ा धक्का उनको लगने वाला था। और ये धक्का था प्रेम की जान जाना। फैमिली इसके बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। मतलब उनके दुख का
कोई ठिकाना ही नहीं था। जितनी खुशियाँ उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में देखी थी वो सारी की सारी उनके दिमाग से निकल चुकी थी, क्योंकि उनके घर का बड़ा बेटा इस दुनिया से जा चुका था। फैमिली चाह के भी स्टेबल ही नहीं हो पा रही थी। जो सुमित था वो कोशिश करता था फैमिली के हर एक इंसान को थोड़ा बेटर फील करवाए, लेकिन हर इंसान दुख में ही डूबा रहता था, चाहे वो सुमित के मॉम हो, सुमित के डैड हो या फिर सुमित की वाइफ। और दूसरी तरफ जो सुमित का बेटा था उसको तो शायद दुनियादारी की अभी इतनी समझ ही नहीं थी। सुमित भी इतना ही दुखी था, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ दुख मनाने से काम नहीं चलेगा, उसको ही फैमिली का सहारा बनना है। और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहा था। उसने सबको थोड़ा टाइम दिया कि शायद टाइम सब कुछ हील कर दे, और इसी तरह से देखते देखते लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। फैमिली थोड़ी थोड़ी स्टेबल होने लगी थी। हालांकि ये इतना बड़ा दुख था जो उनको भुलाए नहीं भूल रहा था, लेकिन फिर भी सब जानते थे कि यही लाइफ का ट्रूथ है और इसी के साथ जीना है। लगभग इस इंसिडेंट को 1 साल होने के बाद जो सुमित की फैमिली थी वो प्लान करती है सुमित की शादी करवाने की, क्योंकि सुमित और प्रेम की जो एज थी उन दोनों में सिर्फ 1 साल का ही डिफरेंस था। फैमिली ने सोचा कि यही बेटर टाइम है उसकी शादी करवाने का। उसकी उम्र बीती जा रही थी, हालांकि अभी जो फैमिली पे दुखों का पहाड़ था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। सुमित भी जानता था शायद यही वो मोमेंट है, यही वो चीज़ है जो फैमिली को थोड़ा बेटर फील करवा सकती है। तो उसने भी बिना सोचे फैमिली को हाँ कर दी कि वो भी उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दे, और फैमिली ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। ये जो डिस्कशन था इससे सब लोग फैमिली के खुश थे, लेकिन सरिता को देख के लग रहा था शायद वो इस चीज़ से खुश नहीं है। फैमिली को लग रहा था हो सकता है कि वो अभी तक अपने पति के जाने के दुख से उभरी नहीं है, और वो बात काफ़ी हद तक जायज़ भी थी। सब उसको थोड़ा टाइम दे रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ बहुत अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। मतलब ये जो 1 साल का समय था, इस ड्यूरिंग सरिता अपने मायके बहुत फ्रीक्वेंटली जाती रहती थी। 1 साल में वो इतनी ज़्यादा प्रेम के घर पे नहीं रही थी जितनी वो अपने घर पे रहा करती थी। लेकिन इसी ड्यूरिंग जब सुमित की शादी की बात शुरू होती है तो उसी ड्यूरिंग एक रात का समय था, अचानक से सुमित के डैड की आंख खुल जाती है। अक्सर ऐसा उनके साथ होता रहता था फैमिली में। दुख के मारे कभी कभार उनको अपने बेटे की याद आ जाती थी। उसके बाद वो चाह के भी नहीं सो पाते थे, और इसीलिए वो बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर टहलने चले जाया करते थे। इसी तरह की एक रात थी और अचानक से उनकी रात को नींद खुल जाती है। उन्होंने देखा उनकी वाइफ सो रही थी। उन्होंने सोने की कोशिश की लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने प्लान किया कि वो थोड़ी देर बाहर सड़क में जाके टहल लेंगे। वो जैसे घर से बाहर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि घर का जो मेन डोर था वो खुला हुआ था। उनको लगा कि शायद सोते टाइम उन्होंने इसको बंद नहीं किया था और फैमिली भूल गई थी, तो उन्होंने सोचा कि वो ऐसे ही बाहर चले जाएंगे, जब वापस आएंगे सोने के लिए तो दरवाज़ा बंद कर देंगे। ये सोच के वो वैसे ही बाहर चले जाते हैं और टहलना शुरू कर देते हैं सड़क में। बाहर अंधेरा ही था, लेकिन चांद की रोशनी सफिशिएंट थी जिससे वो बाहर सड़क को प्रॉपर्ली देख पा रहे थे। वो वहाँ पे टहल ही रहे थे कि अचानक से उन्होंने कुछ बहुत अजीब देखा। उन्होंने देखा कि घर की जो बैक साइड थी वहाँ से सरिता एकदम दबे पाँव घर के अंदर की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा चाहती है कि कोई उसके पैरों की आवाज़ ना सुन ले, किसी को पता ना चल जाए कि सरिता बाहर गई थी। चुपचाप से वो मेन डोर से एंट्री करती है और दरवाजे को बंद करके उसको लॉक करने की कोशिश करती है। यहाँ से सुमित के डैड को समझ आ चुका था कि असल में जो दरवाज़ा खुला था वो उनसे गलती से नहीं रहा था। शायद सरिता थोड़ी देर पहले बाहर निकली थी और वही ये दरवाज़ा खोल के गई थी। लेकिन जैसे ही सरिता ने अंदर से दरवाजे को लॉक करने की कोशिश की, बाहर से सुमित के डैड ने दरवाज़ा नॉक कर दिया, ये बोलते हुए कि बहू रात को तुम कहाँ घूम रही थी और मैं अभी बाहर ही हूँ, दरवाज़ा मैं लॉक कर दूंगा। सरिता ऐसे लग रहा था कि थोड़ी हड़बड़ा गई है, लेकिन फिर भी उसने सिचुएशन को संभाला और उसने प्रेम के डैड को ये बताया कि उसको नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो बाहर टहलने चली गई थी। ये चीज़ सुनने में थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन प्रेम के डैड ने उसको समझाया कि इस समय किसी औरत का बाहर जाना इज़ नॉट सेफ, तो बेटर है अगर कभी इसके बाद तुम्हारी नींद खुले रात को तो घर के टेरेस पे घूम लिया करो, लेकिन बाहर नहीं जाना। जिसके बाद उन्होंने सरिता को अंदर भेज दिया और खुद वो थोड़ी देर बाहर ही टहलते रहे। उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि सरिता पे भी बहुत बड़ा दुख आ गया था, और इसी वजह से शायद वो इतनी दुखी थी कि रात भर सो नहीं पाती थी। सिर्फ उनके दिमाग में घूम रही थी तो वो एक बात थी कि 1.5 साल के बच्चे को वो अकेले अंदर छोड़ के बाहर कैसे घूम रही थी, और क्यों बच्चे की नींद नहीं खुली अंदर, और क्यों बच्चा एक बार भी नहीं रोया अंदर अकेला होते हुए भी। खैर, उन्होंने इन सारी चीज़ों को एक एक्सेप्शन समझा, जिसके बाद वो थोड़ी देर बाहर टहले और उसके बाद अंदर सोने चले गए। उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने तक ही रखा, ये सोच के कि सब नॉर्मल ही है, और जो कुछ भी सरिता ने बताया वो सब सच ही था। एक तरफ फैमिली सुमित के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अब शायद सुमित के साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला था।
अगली ही रात थी और सुमित सो रहा था। अचानक से उसकी बीच रात में नींद खुलती है और उसको ऐसे स्मेल आती है जैसे कुछ जल रहा हो, कुछ अजीब सी चीज़, कुछ तीखी सी चीज़ जो कि उसके नाक को बहुत तेज़ लग रही थी। उसकी आंख खुल गई और उसके बाद वो चाह के भी नहीं सो पा रहा था। उसको समझ ना आए कि ये किस चीज़ की स्मेल है, तो उसने उठ के बाहर देखने की कोशिश की। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकला, उसने देखा कि जो उसके भाई का रूम था जहाँ पे सरिता अभी अपने बेटे के साथ सोती थी, वहाँ से उसको हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे अंदर शायद कुछ जल रहा है। वो जैसे जैसे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, ये रोशनी कम होती जा रही थी, लेकिन उसको ये क्लियरली लग रहा था कि ये जो धुआं था, ये जो स्मेल थी, ये शायद उसी तरफ से आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ये लाइट और कम हो रही थी। जैसे ही वो सरिता के दरवाजे के पास पहुंचा, ये लाइट एकदम से बंद हो गई और अंदर से उसको क्लियरली बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ये जो बच्चा था ये किसी और का नहीं बल्कि प्रेम का बेटा ही था, जो कि एकदम से रोना शुरू कर देता है और वहीं से सरिता की आवाज़ भी आनी शुरू हो जाती है, जैसे वो उसको चुप करा रही है। तो यहाँ पे सुमित को लगा कि सब कुछ नॉर्मल है और शायद उसको किसी तरह का वहम हुआ हो, शायद किसी आस पड़ोस वाले ने कुछ जलाया हो। तो वो वहाँ से वापस अपने रूम सोने चला गया, लेकिन ये जो स्मेल थी ये उसको फिर भी नहीं सोने दे रही थी। काफ़ी देर तक सुमित इसके बाद भी जागता रहा। खैर, जैसे तैसे थोड़ी देर बाद उसको नींद पड़ गई और वो सो गया। अब जब अगला दिन आया तो कुछ और अजीब हुआ। फैमिली को एक लड़की के बारे में पता चला था जो कि वो सुमित के लिए देख रहे थे और उन्होंने सुमित से ही बात करना शुरू की इसके बारे में। लेकिन सुमित, जो कि एक टाइम पे बिल्कुल अग्री था शादी करने के लिए, वो बिल्कुल सीधा मना कर देता है अपनी फैमिली को कि वो शादी नहीं करेगा, अभी उसका मन नहीं है और जब मन होगा तो वो बता देगा, अभी वो उसके लिए लड़की ना देखें। ये बात अब फैमिली को थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि सुमित की उम्र शादी की हो गई थी। वो बहुत अच्छे से अग्री हुआ था शादी करने के लिए, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसको क्या हो गया था ये फैमिली को समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट सच बात बताऊं तो ये सुमित को भी समझ नहीं आ रहा था। सुमित बहुत अजीब सा फील करना शुरू कर चुका था। उसको ऐसा लगता था कि वो खुद में है ही नहीं, जो वो चाहता है वो चाह के भी वो कर नहीं पाता और वो बहुत अजीब से वे में सरिता की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं था। उसको इन चीज़ों के बारे में सोच के भी गिल्ट फील होता था, लेकिन वो चाह के भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसको कभी कभी अजीब सी अर्ज होती थी सरिता के साथ इंटीमेट तक होने की, और उसको ऐसा लगता था कि सरिता भी शायद उसको उन्हीं नज़रों से देखती है। शायद सरिता भी ऐसा कुछ चाहती है, बस वो वेट कर रही है तो सुमित का पहला स्टेप लेने की। लेकिन कहीं ना कहीं सुमित अपने सेंसेस में भी रहता था और वो क्लियरली जानता था कि उसको क्या नहीं करना है, और इसी वजह से वो अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करता था, खुद पे कंट्रोल करता था। लेकिन वो चाह के भी खुद को ज़्यादा होल्ड बैक कर ही नहीं पा रहा था। कभी कभार तो फैमिली को भी उन दोनों के देख के ऐसा लगा कि शायद इन दोनों का कुछ चलना शुरू हो गया है। इसी वजह से शायद सुमित शादी के लिए भी नहीं मान रहा। फैमिली में उसकी मॉम चाह के भी सुमित से नहीं पूछ सकती थी, जिस वजह से सुमित के डैड ने अपनी शॉप पे ही सुमित से इस बारे में पूछा। लेकिन सुमित ऐसा लग रहा था कि कुछ बताना चाहता है, लेकिन चाह के भी ये बात क्लियरली अपने डैड को बता ही नहीं पाया। उसने कुछ ऐसा बताया ही नहीं कि उसके डैड को ऐसा लगे कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है। वो सीधा ही इन चीज़ों से मुकर गया और उसने बोला कि अभी उसका शादी करने का मन नहीं है, जब होगा तो वो बता देगा। उसके डैड ने उसको थोड़ा सा और इंसिस्ट किया बताने के लिए, लेकिन सुमित बहुत अजीब से वे में उन पर चीखना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि सुमित अपने आपे में है ही नहीं। सुमित अपने डैड की जितनी रिस्पेक्ट करता था, आज तक उसने ऊंची आवाज़ में उनसे बात नहीं की थी, और ये पहली बार ऐसा मैटर हो गया था जो कि उसके डैड को भी बहुत अजीब लगा था। जिसके बाद उसके डैड को लगा कि सिचुएशन कहीं और ख़राब ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने सुमित को ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया सब कुछ बताने के लिए। उन्होंने चीज़ों को थोड़ा और आगे चलने दिया। जैसा मैंने आपको बताया, सरिता बहुत फ्रीक्वेंटली अपने घर जाती रहती थी, और ऐसे ही एक टाइम बीच में आता है जब सरिता लगभग एक हफ्ते के लिए अपने घर चली जाती है, और इसी दौरान सुमित के मॉम डैड फिर से प्लान करते हैं कि उसको घर पे ही पूछेंगे। वो जानते थे अपने बेटे को, वो जानते थे कि वो शायद कुछ बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा खुल के, और उनको लगा यही वो मोमेंट है जब वो उससे अच्छे से पूछ सकते हैं। सुमित और उसके डैड रात को अपनी शॉप से वापस पहुंचते हैं, डिनर करते हैं, जिसके बाद उसके मॉम डैड उसको अपने पास बैठाते हैं और उससे फिर से पूछना शुरू करते हैं बहुत प्यार से कि अगर कुछ ऐसा है तो वो उनसे बता दे। उसको कुछ अजीब फील होता है, उसको कुछ इस तरह का लगता है कि वो सरिता की तरफ अट्रैक्टेड है, तो वो उनसे शेयर करे। और इस पे सुमित चाह के भी कोई जवाब नहीं दे पाया। इनफैक्ट वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, और ये जो उसका रोना था वो बंद ही नहीं हो रहा था। वो चीख चीख के रो रहा था। ऐसा लग रहा था शायद वो अपनी सेंसेस में नहीं है, शायद सुमित पागल हो गया है, या फिर उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। शायद जो दूसरा शक था उनका
वही सच था और ये उनको पता चलने में थोड़ा ही टाइम लगा। जब सुमित का रोना बंद ही नहीं हो रहा था तो वो अपने घर के ही मंदिर में जाते हैं। वहाँ से गंगा जल ले आके सुमित पे फेंकते हैं। सुमित को ज़बरदस्ती इंसिस्ट करते हैं कि वो भगवान का नाम ले। सुमित अपने पेरेंट्स की सुनता है, भगवान का नाम लेना शुरू करता है और थोड़ी ही देर में वो नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स फील करता है और उसके बाद अपनी फैमिली को ये सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसको लगता है कि वो सरिता की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो नहीं चाहता ऐसा कुछ भी करना, ना ही उसके दिल में सरिता के लिए ऐसा कुछ है, लेकिन वो चाह के भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको समझ ही नहीं आता है कि बीच बीच में उसको अचानक से क्या होता है और सरिता को देख के भी उसका ऐसा लगता है कि सरिता भी कुछ इस तरह का चाहती है। वहीं से सुमित के डैड के दिमाग में वही चीज़ हिट की, वही वाला टाइम, और वो उन्होंने शेयर किया किस तरह से सरिता एक रात घर के बाहर घूम रही थी और वहीं से दूसरी तरफ सुमित के दिमाग में भी चीज़ें आई। उसने वो सब कुछ शेयर किया जो उसने देखा था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे भयानक चीज़ हुई थी वो सुमित की मॉम के साथ हुई थी। एक रात जब अचानक से उनकी नींद खुली थी रात को, तो उन्होंने देखा कि जो उनका मेन डोर है उसके पास ही कोई औरत खड़ी थी। बिल्कुल अंधेरा था जिस वजह से वो उसको क्लियरली देख नहीं पाई, लेकिन जो उसकी फिगर थी, जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर थी, वो एकदम सरिता की तरह थी। लेकिन उनको ऐसा लगा था शायद उनको नींद में कोई सपना आया था या फिर वो कुछ हेलुसिनेट कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने इस टॉपिक को आगे छेड़ा ही नहीं। लेकिन अब उनको समझ आ गया था कि जो उन्होंने देखा था वो सच में देखा था, क्योंकि वैसा ही कुछ सुमित के डैड भी देख चुके थे, सुमित भी देख चुका था। तो वो जानते थे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो सरिता की तरफ से हो रहा था, जिस वजह से सुमित की ये हालत हो गई थी। तो उन्होंने अपने उसी पंडित को फ़ोन किया जिसको वो अक्सर अपनी कुंडलियाँ वगैरह दिखाया करते थे। उन्होंने बताया कि इस तरह की चीज़ें सुमित के साथ हो रही हैं और वो चाहते हैं किसी तांत्रिक से मिलना, किसी बाबा से मिलना जो कि इस चीज़ का सोल्यूशन कर सके। अब ये जो पंडित थे, इन्होंने अगले ही दिन सुमित और उसकी फैमिली को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरे एक नोन है, मैं उनको बुला लेता हूँ, आप यहाँ पे मेरे पास ही आ जाएं अगले दिन सुमित की फैमिली बिना देरी किए अपने घर से उसी मंदिर की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे ये पंडित रहते थे। वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया हुआ था। जब सुमित को वहाँ पे बैठाया जाता है तो वो तांत्रिक कुछ बहुत अजीब सी चीज़ें बोलना शुरू कर देता है। वो थोड़ी देर सुमित को वहाँ पे देखता है और वो कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी इसको ले आने में, इसके साथ तो भयानक चीज़ें घर पे ही हो रही हैं, इसको कैसे बचाओगे? फैमिली से दूर कर पाओगे? अगर फैमिली से दूर कर पाओगे तभी सुमित ठीक हो पाएगा। फैमिली को ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या उनको ऐसा दिखा है सुमित में। तो उन्होंने उनसे पूछना शुरू किया कि असल में ये सारा का सारा मैटर क्या है। तो उन्होंने फैमिली को कुछ बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि घर पे ही कोई इंसान सुमित पे वशीकरण कर रहा था, और ये जो वशीकरण कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि घर पे ही रहने वाली एक विधवा औरत थी। सबको यहाँ से क्लियरली समझ आ गया था कि बात किसकी हो रही है। इनफैक्ट इस तांत्रिक ने उनको ये भी बताया कि इस पे बहुत सारे अलग अलग वे से वशीकरण किया गया है। इस पे एक पूजा भी छोड़ी गई है। उसके अलावा उसको किसी जूस में अपना पीरियड ब्लड भी पिलाया गया था उसी औरत के द्वारा, और इसी तरह से उसने सुमित पे वशीकरण किया था, जिस वजह से सुमित शादी के लिए भी अग्री नहीं कर रहा था और उसको कभी कभार खुद से ही अट्रैक्टेड फील होता था सरिता की तरफ। फैमिली ये सारा का सारा मैटर समझ चुकी थी, लेकिन उनको सोल्यूशन नहीं समझ आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। सरिता थोड़े दिनों में वापस आ जाएगी, फिर से सुमित भी घर पे रहेगा, तो कैसे हर चीज़ का सोल्यूशन होगा, कैसे सुमित बच पाएगा। तो ये जो तांत्रिक था इसने सुमित का वहाँ पे इलाज करना शुरू किया। 2-3 दिन की ये विधियाँ थी जो उसने सुमित के साथ की, और उसके बाद उसने बोला कि सुमित को बेटर है थोड़ा टाइम कहीं बाहर ही भेज दो। तो ये जो फैमिली थी, इनके रिलेटिव्स रहते थे दुबई में, जहाँ पे उन्होंने बिना देरी किए सुमित को भेज दिया, और जिसके बाद सरिता वापस आ गई। लेकिन वहाँ पे सुमित उस टाइम पे था ही नहीं। सुमित का इलाज काफ़ी हद तक हो चुका था, और इसके कुछ महीनों के बाद ही फैमिली समझ चुकी थी कि उनको आखिरकार करना क्या है। उन्होंने प्रेम की हिस्से की जो भी प्रॉपर्टी थी वो सरिता के नाम कर दी और उसको फ्रीडम दे दी कि अगर वो शादी भी करना चाहे दूसरी तो कर सकती है। और जिसके बाद सरिता ने अलग ही रहना शुरू कर दिया था। थोड़े टाइम के बाद उसने शादी भी कर ली थी, और शादी करने के बाद उन्होंने सुमित को वापस बुलाया। उसके बाद सरिता का वहाँ आना जाना बहुत कम था। कभी कभार जो सुमित के मॉम डैड हैं वो विजिट कर लिया करते थे सरिता को अपने पोते से मिलने के लिए। इसके अलावा ये जो कॉन्टैक्ट था इनका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, और सुमित काफ़ी हद तक बेटर हो चुका था। सो ये जो समय है पर्टिकुलरली गाइज, इस पे आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी इंसान के बिहेवियर में कुछ डिफरेंट दिखाई देता है आपके लिए, तो आपके लिए बेटर यही होगा कि उस इंसान से जितना दूर रह सकें उतना दूर रहें। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने का मौका मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, आपके किसी नोन के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।